हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। MGA अध्याय 3 परीक्षा की शुरुआत। वह क्या होगा? किसी ने उत्सुकता से पूछा। बड़ी सूरो अपना शरीर दे रही हैं। कुछ लोग तो बेशर्म भी थे और उनके मन में अश्लील विचार थे। हालांकि सूरो एक बुजुर्ग थी, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। पुरानी प्राचीन वस्तुओं की तुलना में वह बहुत ज्यादा सहज थी। इस वजह से जब वे ऐसी बातें करती थीं, तो बहुत से लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते थे। भीड़ के अनुमान के जवाब में सूरो ने केवल आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। उसने 5 पतली उंगलियां उठाईं, फिर कहा, 5 संत आत्मा घास। क्या 5 संत आत्मा घास? मैंने गलत तो नहीं सुना? इनाम में संत आत्मा घास और 5 हैं। इन शब्दों के साथ मुख्य हॉल में अराजकता फैल गई और हर कोई शांत नहीं रह सका। संत आत्मा घास अत्यंत कीमती थी और चू परिवार भी प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष केवल एक ही घास दे सकता था। आम लोगों के लिए सेंट स्पिरिट ग्रास अमूल्य खजाना था और कुछ लोगों ने तो इसे पहले कभी देखा भी नहीं था। ये देखकर कि ये जो ड्रैगन स्कूल उनमें से 5 को मार सकता है, बाहरी प्रांगण के शिष्यों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। लेकिन अधिकांश लोग इसके बारे में केवल सपना ही देख सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन संत आत्मा घासों को पाने का कोई मौका नहीं है। हालांकि जो शिष्य प्रथम आने का लक्ष्य बना रहे थे, वे सभी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे और वे और भी अधिक उत्साहित हो गए। सूरो ने शिष्यों का उत्साह देखकर संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने हाथ हिलाया। उसके पीछे से गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। दर्जनों फीट ऊंचा दरवाजा धीरे धीरे खुला। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम परीक्षा पास नहीं करना चाहते? सूरो ने खूबसूरती से मुस्कुराकर शिष्यों की ओर देखा जो शून्य भाव से देख रहे थे। जाओ टिल्डा 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 टिल्डा। उस क्षण अंतहीन जयकार गूंज उठी और हजारों की संख्या में बाहरी प्रांगण के शिष्य जंगली घोड़ों की तरह थे, जो लगाम छुड़ाकर विशाल द्वार की ओर दौड़ पड़े। चू फैंग लोगों के प्रवाह के साथ आगे बढ़ता रहा। अंततः वे एक गहरी गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा बहुत विशाल थी, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। देखने का क्षेत्र बहुत कम था और लोगों को पता था कि जाल कभी भी खुल सकता है। जाओ, रैंक 4 कौशल के लिए, 5 संत आत्मा घास के लिए, जाओ टिल्डा टिल्डा टिल्डा। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पैसे की परवाह करते थे और अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। वे जानते थे कि खतरा है, लेकिन फिर भी वे खुद ही आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसे बहुत से लोग भी थे जो ऐसे ही थे। हुश हुश हुश। लेकिन 100 मीटर आगे जाने के बाद फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी और दीवार से अनगिनत चांदी की सुइयां बाहर निकलने लगी और वे भीड़ की ओर ऐसे गिरने लगी जैसे बारिश हो रही हो। आह टिल्डा 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 टिल्डा। वाह टिल्डा 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 टिल्डा। एक क्षण में तरह तरह की चीखें गूंजने लगीं। जो शिष्य आगे भाग रहे थे, वे चौंक गए और उनमें से आधे से ज्यादा गिर गए। इसके बावजूद लोग आगे बढ़ते रहे और पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा। वे पागलों की तरह गुफा में और अंदर की ओर भागते रहे। हालांकि चांदी की सुई मजबूत थी, लेकिन इससे मृत्यु नहीं होगी और वे ये जानते थे। आखिरकार ये केवल एक तंत्र था और आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर लोगों के लिए वे इसे तब तक चकमा दे सकते थे जब तक वे सावधान रहें। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, चांदी की सुइयां भी सघन होती गईं और जिन लोगों पर वे गिरती थीं, वे आमतौर पर चौंक जाते थे। ऐसी परिस्थितियों में भीड़ ने जल्दी से खुद को अलग कर लिया। जो लोग आगे चल रहे थे, वे अब वे लोग नहीं थे जो उम्मीद कर रहे थे कि वे भ्रम में आगे निकल जाएंगे। वे यान त्यान यू और डुआन युक्सुआन जैसे मजबूत लोग थे। ये बताना जरूरी था कि वे लोग वास्तव में साधारण नहीं थे। जब वे तूफानी हवाओं के बीच चल रहे थे, तो उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा।
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने जूतों से जमीन को समतल कर रहे हों, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वे किसी मशीन से दौड़ रहे हों। वे बस दौड़ की दौड़ में शामिल लोग थे। चू फेंग हमेशा उनके पीछे आत्मा क्षेत्र की सेना में रहता था, जिसमें तीसरे स्तर के लोग शामिल थे। उसने ऐसा 2 कारणों से किया। सबसे पहले, वह दूसरों से अलग दिखना नहीं चाहता था। दूसरे, उनकी स्थिति बहुत विशेष थी और वह अपनी असली ताकत जल्दी नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए वह ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जब वह सबको पीछे छोड़ सके, जब कोई उसे देख नहीं रहा हो। डुआन युक्सुआन, तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर भी तुम मेरे जैसे बच्चे से रेस में जीत नहीं सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा शर्मनाक है? हम छोटे बच्चे, मार्शल साधना की यात्रा में उम्र मायने नहीं रखती, सिर्फ ताकत मायने रखती है। अगर तुम्हें शेख ही बघारनी है तो जीतने के बाद करो। चलो समय में थोड़ा आगे चलते हैं। सामने सिर्फ 2 परछाइयां बची थीं। वे थे डुआन युक्सुआन और यांग तियानयू। वे दोनों ही आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे। उनमें से एक के पास असाधारण प्रतिभा थी, दूसरे के पास बहुत अनुभव था। वे दोनों काफी हद तक बराबर थे और उनके बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि उनका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी एक दूसरे से ही है। जब तक वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर जीत हासिल करते हैं, तब तक प्रथम होने का पुरस्कार उनका ही होगा। हू टिल्डा, अचानक सामने से तेज हवा का झोंका आया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए और अपनी गति धीमी करने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सामने घना कोहरा दिखाई दे रहा था। गुफा में पहले से ही अंधेरा था और कोहरे के कारण उनकी दृष्टि और भी खराब हो गई थी। इसके साथ ही तंत्र से बचने की कठिनाई भी बहुत बढ़ गई थी। भले ही वे ही क्यों न हों, उन्हें सावधानी से काम लेना था। अच्छा मौका है। जैसे ही सबकी गति धीमी हुई, चू फेंग मन ही मन खुश हुआ। वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा और एक फुफकार के साथ उसका पूरा शरीर धनुष से निकले तीर की तरह आगे की ओर उड़ गया। तारानकन फफफ। उस समय डुआन युक्सुआन चांदी की सुइयों से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक एक काली छाया उसके पास से गुजरी। उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना वह व्यक्ति एक बार फिर गायब हो गया। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? इससे डुआन युक्सुआन को काफी झटका लगा। उसने सोचा कि यह यांग तियानयू है, लेकिन उसने देखा कि यांग तियानयू उससे ज्यादा पीछे नहीं था। फिर वो अपने विचारों में खो गया। वो व्यक्ति जिसने सफलतापूर्वक सभी को पीछे छोड़ दिया था, चू फेंग, उसने उनकी उतनी परवाह नहीं की क्योंकि उसने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी थी। इतनी लंबी दौड़ के बाद भी उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा असीम थी और यह उसके डेंटियन से लगातार बह रही थी। इतना ही नहीं, उसकी गति और ताकत, सुनने और देखने की शक्ति, सभी ने उससे समान स्तर के लोगों को पीछे छोड़ दिया। कम से कम ये डुआन युक्सुआन और यांग तियानयू से बहुत आगे निकल गया। चू फेंग को इस अवसर पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ विशेष बात थी। यह विशेषता उसने 5 साल पहले ही देख ली थी। अब से उसकी विशेषता वापस आ गई और इससे उसे अतुलनीय आत्मविश्वास मिला क्योंकि अब उसके सामने कोई भी ऐसा नहीं था जो खुद को जीनियस कह सके। जैसे ही वो उड़ती हुई गति से भागा, चू फेंग ने अंततः तंत्र मंच को छोड़ दिया, अंधेरी गुफा से बाहर निकला और एक विस्तृत हॉल के बीच में पहुंचा। हॉल के अंत में पत्थर से बना एक लंबा मंच था। पत्थर के ऊपर कई चीजें रखी हुई थीं। ये रैंक 4 मार्शल स्किल बुक और 5 स्पिरिट सेंट ग्रास थे। उन चीजों को देखकर चू फेंग थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसने हॉल के किनारे लगे पत्थर के दरवाजों को देखा। तो इनके पीछे पौराणिक भयंकर जानवर हैं। चू फेंग का मुंह उम्मीद से ऊपर उठ गया। वह जानता था कि यह परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। जिन जीवों का वह सामना करने जा रहा था, वे भयानक, खून के प्यासे, निर्दयी जीव थे जिन्हें भयंकर जानवर कहा जाता था। बड़े सूरू, देखिए, ये बहुत आश्चर्यजनक है। मैं इतने सालों से यहाँ पहरा दे रहा हूँ,
लेकिन ये पहली बार है कि मैंने किसी शिष्य को इतनी तेजी से गुजरते देखा है। भूमिगत महल के एक रहस्यमयी पत्थर के कमरे में एक बूढ़ा बुजुर्ग एक अव्यवस्थित पत्थर को घूर रहा था और उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वो कोई सामान्य पत्थर नहीं था। ये भूमिगत महल के भीतर एक तंत्र था। तंत्र के सक्रिय होने के बाद ही पत्थर अपने आप अव्यवस्थित हो गया। इसे देखने पर ऐसा लगा कि पूरा पत्थर अव्यवस्थित था। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, कोई पहले ही तंत्र चरण से गुजर चुका था। मैकेनिज्म चरण को सबसे तेजी से पास करने वाले व्यक्ति को पिछली परीक्षाओं में 2 घंटे लगे थे, लेकिन अब तक केवल 1 घंटा ही बीता है। इस बदलाव ने सबका ध्यान खींचा। पत्थर के कमरे में बैठे दर्जन भर से ज्यादा बुजुर्ग लोग वहां इकट्ठा हो गए और वे सभी बहुत चौंक गए। ऐसा लगता है कि इस वर्ष बाहरी प्रांगण के शिष्यों में एक दिलचस्प चरित्र है। सूरो भी वहां आ गई और जब उसने अस्त व्यस्त पत्थर को देखा तो उसने संतोष से सिर हिलाया। चूंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। मुझे इसे और दिलचस्प बनाने दो। इतना कहकर उसने पत्थर के ऊपर देखा। दीवार में 3 गोल पत्थर लगे हुए थे। अचानक वह अजीब तरह से मुस्कुराई और तीनों पत्थरों पर जोर से वार किया। इसे मत छुओ। ये देखकर वहां मौजूद सभी बुजुर्ग घबरा गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय तक तीनों पत्थर सूरो द्वारा दबा दिए गए थे। क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि ये पत्थर भयंकर जानवरों को मुक्त करेंगे? घबराए हुए बुजुर्गों को देखकर सूरो को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे 3 पत्थर वास्तव में भयंकर जानवरों को मुक्त करते हैं, लेकिन उन्हें एक ही समय में दबाया नहीं जा सकता है। यदि उन पर एक ही समय में दबाव डाला जाए तो वे एक ही समय में सभी कैद भयंकर जानवरों को रिहा कर देंगे। ये 30 रैंक 2, 9 रैंक 3 और 1 रैंक 4 होंगे। ऐसा कहने के बाद एल्डरली का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था और उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वहां पहरा देने वाले बुजुर्ग लोग भयंकर जानवरों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वे निर्दयी और डरावने प्राणी थे और वे समान स्तर के लोगों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। एक ही समय में इतने सारे भयंकर जानवरों को निकलते देख नरसंहार का दौर टाला नहीं जा सका। भूमिगत महल में भयंकर जानवरों द्वारा मारे जा रहे हजारों शिष्यों के बारे में सोचना सुखद विचार नहीं था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं याद दिलाया? उस समय सूरो का चेहरा भी बहुत बदल गया। उसका शरीर ऊपर उठा और हवा बन गया। जब पत्थर के दरवाजे खुले तो वह पहले ही गायब हो गई थी। बड़ेली, हमें क्या करना चाहिए? सबकी निगाहें इस वृद्ध बुजुर्ग पर टिक गईं। हम और क्या कर सकते हैं? जल्दी करो और मदद करने जाओ, एल्डरली ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और बाहर भाग गए।